Okay, in this lecture we will study about the elliptical polarization. तो रिकॉल दैट कि पोलराइजेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स थे रिकॉल करिए कि आप ये देखिए कि यहाँ पर कि पहली बात फिर से देखिए कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फील्ड, वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इसका टिप है। ये क्या है, z इज इक्वल टू 0 प्लेन एक तरीके का फिक्स्ड स्पेस है। एक फिक्स्ड स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप को ट्रेस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप को ट्रेस करना। ट्रेस करने के बाद यदि ये ट्रेस लीनियर दिख गया तो लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर दिख गया तो सर्कुलर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल दिख गया तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन। लेकिन ये ट्रेस कहाँ पर कर रहे हैं, किसी एक फिक्स्ड स्पेस पे कर रहे हैं। तो व्हाट वाज द प्रोसीजर, रिकॉल दैट कि प्रोसीजर क्या था। प्रोसीजर कुछ नहीं, आप याद करिए कि हमारे पास एक फील्ड होता था, डायनामिक फील्ड, उसमें फिक्स्ड स्पेस की कंडीशन लगाते थे। फिर E0t की डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी के लिए E0t की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। फिर ग्राफ को प्लॉट करते थे। फिर ग्राफ यदि लीनियर दिख गया तो लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर दिख गया तो सर्कुलर पोलराइजेशन, इलिप्टिकल दिख गया तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो आप देखिए, क्या ये डायनामिक फील्ड है, बिल्कुल है। क्या ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है, बिल्कुल है। वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है, जेड डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हैं, AX और AY, दो कंपोनेंट हैं। क्या दोनों में फेज डिफरेंस है, देखिए हाँ, π/2 का फेज डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तरीका मैंने बताया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। तो ये क्या है, E1 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AX प्लस E2 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस π/2 AY। इस इक्वेशन को एनालाइज करिए। इस इक्वेशन में आप देखिए, क्या दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर इज नो। इसका मैग्नीट्यूड E1 है, इसका मैग्नीट्यूड E2 है। वेव का प्रोपगेशन किस तरफ हो रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। दोनों कंपोनेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। चलिए पहला स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप क्या था कि एट फिक्स्ड स्पेस की कंडीशन लगाइए, z इज इक्वल टू 0। यदि यहाँ z इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, E1 cos ओमेगा टी AX। ये क्या मिल जाएगा, E2 cos ओमेगा टी प्लस π/2 AY। अच्छा, दूसरी बात, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, E1 cos ओमेगा टी AX माइनस E2 साइन ओमेगा टी AY होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी के लिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी के लिए देखिए, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री रखा तो cos 0 कितना होता है, 1, साइन 0 0 हो जाता, मतलब E1 AX आ जाएगा। 45 डिग्री रखूँगा तो E1/√2 AX माइनस E2/√2 AY। 90 डिग्री रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस E2 AY हो जाएगा। 135 रखूँगा तो माइनस E1/√2 AX माइनस E2/√2 AY। 180 डिग्री रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस E1 AX। ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया। अच्छा देखिए, क्या ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, क्या x कंपोनेंट है, बिल्कुल है। क्या ये y कंपोनेंट है, ये पहला वाला टर्म x कंपोनेंट, क्या ये दूसरा वाला टर्म y कंपोनेंट है। देखिए मैंने EX इज इक्वल टू क्या लिखा है, E1 cos ओमेगा टी, EY इज इक्वल टू क्या लिखा है, E2 साइन ओमेगा टी लिख लिया। अच्छा, इसका स्क्वायर करिए तो EX स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, EY स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बिल्कुल साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, EX स्क्वायर डिवाइडेड बाई E1 का स्क्वायर प्लस ये वाला इक्वेशन ऐड करिए, और राइट हैंड साइड पे cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलके क्या बनेगा, 1। क्या ये इक्वेशन इलिप्स के जैसा है, बिल्कुल है। तो मतलब ये बात पक्की है कि पोलराइजेशन कैसा हो सकता है, यहाँ पे इलिप्टिकल टाइप हो सकता है। देखते हैं और
इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। अब इन वैल्यूज़ को अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो चलिए प्लॉट करके देखते हैं। क्या ये एक्स वाई प्लेन है? बिल्कुल है। क्या ये फिक्स्ड स्पेस है? बिल्कुल है। अच्छा, फिक्स्ड स्पेस में क्या आप ग्राफ को ट्रेस कर रहे हैं? बिल्कुल, यही पोलराइजेशन में हम हमेशा करते हैं। चलिए, क्या ये वेक्टर है? बिल्कुल, ए एक्स और ए वाई क्या है? यूनिट वेक्टर है। ए एक्स यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ए वाई यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा? पॉजिटिव ए वाई एक्सिस की तरफ। माइनस ए एक्स किधर होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और माइनस ए वाई किधर होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो ये वैल्यू कहाँ पे होगी? इवन ए एक्स यहाँ पे होगी। दूसरी वैल्यू में देखिए, ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव है। ए एक्स पॉजिटिव यहाँ पे होता है, ए वाई नेगेटिव यहाँ पे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तीसरी वैल्यू में माइनस ए वाई है, मतलब यहाँ पर। चौथी वैल्यू में दोनों ए एक्स और ए वाई दोनों नेगेटिव, मतलब यहाँ कहीं पर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ही ए एक्स ए वाई दोनों नेगेटिव होंगे। फिफ्थ वैल्यू में क्या होगा? फिफ्थ वैल्यू में देखिए, फिफ्थ वैल्यू में माइनस इवन ए एक्स, मतलब यहाँ कहीं पे हो। इस ग्राफ को ऐसा ट्रेस कर लीजिए, ये ट्रेस कर लिया। अच्छा, इस ग्राफ का जो शेप है वो कैसा दिख रहा है? इलिप्टिकल टाइप। इलिप्टिकल टाइप क्यों दिख रहा है? क्योंकि E1 और E2 सेम नहीं है। यदि E1 और E2 सेम होते हैं तो कैसा दिखने लगता है? सर्कल टाइप में दिखने लगता है। अच्छा देखिए, कौन सा पोलराइजेशन होगा? लेफ्ट हैंडेड होगा कि राइट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा? ये कैसे चेक करते हैं? तो स्टेप क्या था? एक्स को वाई की तरफ घुमाइए। एक्स को वाई की तरफ घुमाऊंगा तो कैसा मिलेगा? मेरा थंब किधर मिलेगा? जेड डायरेक्शन की तरफ मिलेगा। अच्छा, अब फिंगर्स को रैप करिए, अपने फिंगर्स को रैप करिए। यदि मैं राइट हैंड के फिंगर को रैप करूंगा तो मेरा थंब किधर चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। यदि लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को रैप करूंगा इन एरो की डायरेक्शन पे तो मेरा थंब किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ। और मैंने क्या बोला था? आपका हमेशा थंब किधर आना चाहिए? प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ आना चाहिए। तो किस केस में डायरेक्शन आपका थंब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ आ रहा है? राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड यूज़ करने पर कि लेफ्ट हैंड यूज़ करने पर? आंसर इज लेफ्ट हैंड यूज़ करने पर आ रहा है। तो यानी ये बात पक्की है कि ये कैसा पोलराइजेशन होगा? लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन में इतना ही, और इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है इलिप्टिकल पोलराइजेशन का। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, E वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 AX प्लस AY कैप E पावर J पाई बाई 2 E पावर माइनस J ओमेगा T माइनस J बीटा Z। और इसमें मैंने बोला है कि पोलराइजेशन पे कमेंट करिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई कर लूँगा तो थोड़ा इक्वेशन मेरे को अच्छे से दिखने लगेगी। तो 0.5 E पावर J ओमेगा T माइनस बीटा Z AX प्लस E पावर J ओमेगा T माइनस J बीटा Z E पावर J पाई बाई 2 AY। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0.5 E पावर J ओमेगा T माइनस बीटा Z AX प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर लेके आया तो E पावर J ओमेगा T माइनस बीटा Z प्लस पाई बाई 2 AY मिल गया। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई 2 का है। मतलब ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? ये पोलराइजेशन, कौन से पोलराइजेशन की? इलिप्टिकल पोलराइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इलिप्टिकल पोलराइजेशन के केस में, इलिप्टिकल पोलराइजेशन के केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है और फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई 2। मतलब ये बात पक्की है कि ये पोलराइजेशन कैसा होगा? इलिप्टिकल टाइप का पोलराइजेशन होगा। तो चलिए हम पूरे पोलराइजेशन को कंक्लूड करते हैं कि यदि आपके पास फील्ड गिवन है E वेक्टर Z कॉमा T, it's a dynamic or instantaneous field, and E1 cos of omega t minus of beta z AX plus E2 cos of omega t minus beta z plus delta AY।
दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग टू कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। अच्छा देखिए, पहले सबसे पहले जो लीनियर पोलराइजेशन पढ़ा था, लीनियर पोलराइजेशन में डेल्टा क्या फेज डिफरेंस कितना हो सकता था, या कि जीरो या कि पाई। तो हमें कैसा पोलराइजेशन मिलेगा, लीनियर पोलराइजेशन। तो लीनियर के केस में क्या E1 और E2 पे सेम होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि E1 E2 सेम हो, सेम नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर पोलराइजेशन के केस में क्या देखा, सर्कुलर पोलराइजेशन के केस में क्या देखा, E1 एंड E2 मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड इक्वल, E1 और E2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए दोनों के बीच में, प्लस माइनस π/2 होना चाहिए। अच्छा, इलिप्टिकल पोलराइजेशन के केस में क्या देखा कि E1 और E2 सेम नहीं होना चाहिए, E1 और E2 सेम नहीं होना चाहिए, और फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, प्लस माइनस π/2 का होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को कंक्लूड करें तो वी हैव स्टडीड पोलराइजेशन। क्या पोलराइजेशन को फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है कि एट फिक्स्ड स्पेस वी ट्रेस द लोकस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। If we get linear type of locus, then we say it's a linear polarization. If you get circular, then circular polarization. If you get elliptical, then your polarization will be elliptical polarization. What is left-handed and right-handed circular polarization? I have already told to you how to find the left-handed and right-handed circular polarization. At last, we have studied the elliptical polarization. एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लीनियर पोलराइजेशन। मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों कंपोनेंट के बीच में, या कि 0 डिग्री का होना चाहिए या कि पाई का होना चाहिए। फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे, इसका आर्ग्यूमेंट माइनस इसका आर्ग्यूमेंट करते थे। सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या करते थे कि E1 E2 का मैग्नीट्यूड E1 E2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, π/2 या माइनस π/2 होना चाहिए। इलिप्टिकल के केस में क्या है, E1 E2 सेम नहीं भी होगा, E1 और E2 सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, π/2 या माइनस π/2 का होना चाहिए। देन वी विल गेट द इलिप्टिकल पोलराइजेशन। सो इस लेक्चर में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, and please watch my next lecture. Thank you.